हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसके मेनली टू टाइप है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो हम ये चैप्टर के लिए कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि उसका नेम है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स कि जितने भी सम्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सारे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने कैसे फ्रेम करना है, उसका क्या रूल्स होगा, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो देख चुके हैं, बट प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फ्रेम करना है ना, वो देखते हैं। सपोज x इज टू u टेंड्स टू r, इट मीन्स कि हमारा u सैंपल स्पेस कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो कि r से। r यानी कि रियल नंबर से। क्लियर? हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल में देखा था कि हमारे जितने भी जो भी सैंपल स्पेस के पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सारे कहाँ से बिलोंग करते होने चाहिए, तो कि रियल नंबर से। x assumes a value xi with probability, x को हम लोग assume कर रहे हैं स्मॉल xi, क्योंकि हमारे जो x है वो जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। क्लियर? इट मीन्स कि हमारा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi इज इक्वल टू p ऑफ xi हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारा कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x होगा, और xi का मतलब क्या होगा कि आपके जो नंबर्स ऑफ वेरिएबल है वो बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, इफ p ऑफ xi ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारा किसी भी वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, तो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और i हमारा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो कि 1 से लेके अप टू n तक जा सकते हैं, यानी कि कितने भी हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं। बट मस्ट रिमेंबर कैसे होने चाहिए, फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट। ओके, एंड समेशन pxi इज इक्वल टू 1, हमारा प्रोबेबिलिटी किसी वेरिएबल का 0 से बड़ा होगा। और अगर हम लोग समेशन p ऑफ xi करते हैं, इट मीन्स कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब के प्रोबेबिलिटी का टोटल समेशन कितना आना चाहिए, तो कि 1 आना चाहिए। क्लियर? देन द सेट ऑफ रियल वैल्यूज, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास x1 से लेके xn तक के इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। क्लियर? उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, तो कि p ऑफ x1 से लेके p ऑफ n तक होने वाला है। क्लियर? इट मीन्स कि हमारे पास x1 से लेके xn के वेरिएबल्स है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कि p ऑफ x1 से लेके p ऑफ xn तक का वैल्यू है, इज कॉल्ड द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। इन शॉर्ट, हमारा जो सैंपल स्पेस है वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, हमारा किसी भी वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होना चाहिए, सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे तो 1 आएगा। हमारे पास वैल्यूज कितने हो सकते हैं, तो कि 1 से लेके n तक के हो सकते हैं, सेम एज इट इज उसका प्रोबेबिलिटी भी 1 से लेके n तक हो सकता है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेम एज इट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें अगर टेबुलर फॉर्म में दिखाना है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपको क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जा सकता है कि आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करो, तो हमें एक ऐसा टेबल बनाना है। क्लियर? तो टेबल में हमारे पास मेनली 2 लाइन होनी चाहिए, एक तो x की, यानी कि हमारे वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक है वो सारे वेरिएबल्स, और फिर p ऑफ x, इट मीन्स कि उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा वो भी चाहिए। क्लियर? उसका वेरिएबल, उसका वैल्यू, क्वेश्चन और उसका आंसर, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी। अब हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो कि x1 से लेके xn तक, तो सेम एज इट इज उसका प्रोबेबिलिटी भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो कि p ऑफ x1 से लेके p ऑफ xn तक जाएगा। क्लियर? और ये 2 कंडीशन हमें खास सारे डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करनी है कि हमारे प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज 0 लेस देन p ऑफ xi लेस देन 1, यानी कि 0 और 1 से बीच का ही होगा, पर्सनल वेरिएबल का भी। और साथ में अगर आप इन सब का टोटल करते हो, यानी कि इन सब का समीशन करते हो p ऑफ xy, तो वो हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और i हमारा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है गाइस, तो कि 1 से लेके n तक। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है तो हमारे पास 2 कॉलम होना चाहिए, x px, और उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कि 0 से 1 हर पर्सनल वेरिएबल का, और इन सब का टोटल करोगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर? अब फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमें ऐसा बोला है कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन बिलो आर एप्रोप्रिएट एज द वैल्यूज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम ये सारे क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहना चाहते हैं, तो क्या इन सब का जो आंसर दिया है हमें प्रोबेबिलिटी में वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाइस कोई भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जाते हो, आपको 2 कंडीशन चेक करनी है कि वैल्यू सबका कैसा होना चाहिए, 0 से 1 तक होना चाहिए, सबका टोटल 1 होना चाहिए। तो हम लोग पहला कंडीशन ही चेक करते हैं। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है ना गाइस, तो सेकंड कंडीशन चेक करने का कोई सवाल ही नहीं है। इट मीन्स कि मस्ट नेसेसरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि हमारा जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, क्लियर। तो देखिए एक वैल्यू ऐसा है कि 1 है, उसका आंसर है 0.25, चलेगा? यस चलेगा। इसका है 0.75, चलेगा? 0 से 1 के बीच में है, चलेगा। 0.25 थर्ड का आंसर है, चलेगा? तो कि यस। बट P of 4 का आंसर है -0.25 एंड आर कंडीशन इज लाइक दैट कि 0 लेस देन P of xi लेस देन 1। इट मीन्स कि ये वैल्यू एप्रोप्रिएट नहीं है। इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो ये वाला जो हमारा वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन कहलाने के लायक नहीं है। इट मीन्स कि नॉट एप्रोप्रिएट। क्लियर गाइस? आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करना है। अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तो सेकंड कंडीशन तो चेक करने का सवाल ही नहीं है। सेकंड वन चेक करते हैं कि P of 1 है 0.15, चलेगा। 0.29 चलेगा। 0.27 ओके है। 0.29 इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि सारे वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। बट सेकेंड वन कंडीशन चेक करते हैं, फर्स्ट कंडीशन चेक हो जाएगा, उसके बाद आपको सेकेंड चेक करना है। क्लियर? तो सेकेंड वन चेक करते हैं कि समेशन P of xi, इट मीन्स कि P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 एंड प्लस P of 4 का जो वैल्यू है कितना कितना है, तो कि 0.15, 0.27, 0.29 एंड 0.29, इन सब का टोटल गाइज 1 होना चाहिए। आप इन सब का टोटल करो, 1 मिल रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एप्रोप्रिएट है। क्लियर गाइज? नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर ही। तो कि हमारे पास ऐसा वैल्यू है कि P of 1, 2, 3 एंड 4 के लिए ऐसा वैल्यूज है। अब गाइस सबका आप डिवीजन करके देखोगे ना, तो आपको 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू सबका मिल रहा है। देखो 1/19, 9/19, 3/19 और 4/19। इट मीन्स कि 0 से 1 के बीच में है ही। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं कि क्या समेशन P of xi इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो इन सबका टोटल करते हैं, क्या होगा 1/19 प्लस 9/19 प्लस 3/19 और प्लस 4/19। अब देखो सबका एलसीएम तो हमारा 19 ही आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4, 1, 9, 10, 13 एंड 17। इट मीन्स कि ये 17 डिवाइडेड बाई 19 हो रहा है। तो हमारा जो समेशन P of xi है वो नॉट इक्वल टू 1 है। सो दैट्स वाई ये वाला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू है वो कैसा हो जाएगा, नॉट एप्रोप्रिएट। क्लियर गाइस? आपको ये खास चेक करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप फ्रेम भी करते हो टेबल क्वेश्चन के लिए, तो भी आपको एटलीस्ट एक बार चेक कर लेना है कि सबका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए और साथ में सबका टोटल भी कितना होना चाहिए, 1। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, डिटरमाइन व्हेन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। यानी कि हमें एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में और हमें चेक करना है कि ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से वैल्यू के ऊपर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। क्लियर? एंड हेंस ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2 और हमें इसका वैल्यू भी फाइंड करना है। इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो कि हमें चेक करना है कि हमारा c का वैल्यू कितना होगा। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह पाएंगे फॉर द डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये c का वैल्यू फाइंड करने के लिए कोशिश करता है, बट हमें पता है कि हमारे पास x, ये पूरा क्वेश्चन में दिया है आपको कि आपका x ऐसा है कि 1 से लेके 4 तक जाता है। तो इट मीन्स कि हमारी दो कंडीशन क्या होती है कि आपका जो वैल्यू है x का प्रोबेबिलिटी का वो 0 से 1 के बिटवीन होना चाहिए और सबका टोटल 1 होना चाहिए। तो हमें इतना तो पता है कि हम P of 1, 2, 3 और 4 का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। बट उससे पहले हम लोग c को कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x को बारी बारी से पुट करके देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज मिलता है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पुट करते हैं कि P of 1 तो हमारा हो जाएगा c इंटू 1/4 रेज़ टू 1। तो इसका फाइनल आंसर गाइस क्या होगा, तो कि c डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? फिर चेक करते हैं कि P of 2 के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा c 1 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू 2। 1/4 का 2 रेस्ट यानी कि 1 का भी और 4 का भी 2 रेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा c डिवाइडेड बाई 4 का 2 रेस्ट 16। क्लियर? फिर ट्राई करते हैं P of 3 के लिए, यानी कि ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाई 1/4 रेस्ट टू 3। तो ये 1 का 3 रेस्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और c उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा गाइस, तो कि c डिवाइडेड बाई 4 का 3 रेस्ट 64। अब ट्राई करते हैं फॉर द 4, P of 4 इज इक्वल टू c इंटू 1/4 रेस्ट टू
4, c का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो c होगा, क्योंकि 1 का 4 रेस्ट 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा c इंटू 1 c डिवाइडेड बाई 4 का 4 रेस्ट यानी कि 256। ओके, अब ये 4 वैल्यूज हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी के लिए मिले हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि इन सब का टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए गाइज 1। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं कि p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 एंड प्लस p ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना होता है 1। गाइज जब भी आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में मिसिंग वैल्यू दिया है, आप ऑलवेज यही वाला कंडीशन पुट करोगे। इट मीन्स कि आपके पास जितना प्रोबेबिलिटी है ना, उन सबका आप प्लस 1 करके उसके साथ कंपेयर करोगे ना, तो आपको मिसिंग वैल्यू मिल ही जाएगा। क्लियर, मिसिंग वैल्यू का आपका है तो हम सेकेंड वन वाला कंडीशन ट्राई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बारी बारी से जो वैल्यूज हमें मिल चुका है ना, वो हम लोग पुट करते हैं। 1 के लिए मिला है तो कि c/4 प्लस ये मिला है c/16 प्लस ये है हमारा c/64 और ये है c/256 और इज इक्वल टू होता है 1, ये हमें पता है। अब देखो सब में से c को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम करेंगे तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसमें से c को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा कैसा 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस 1/256 एंड इज इक्वल टू कितना होता है गाइज 1। अब इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, प्लस वाले फॉर्म में है तो एलसीएम देखो तो गाइज सब 4 के ही रेस्ट है, तो हमारा 256 एलसीएम आएगा। क्लियर, इसको 256 करने के लिए कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 64 प्लस इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 16, इसको करना पड़ेगा 4 के साथ और ये हमारा रहेगा एज इट इज। क्लियर, ये हम लोगों ने लिया है गाइज एलसीएम फॉर दिस वैल्यू। ओके, हमारा फाइनल वैल्यू इन सबका प्लस करो तो होता है 85, यानी कि 85 डिवाइडेड बाई 256 इज इक्वल टू 1। हमें फाइंड करना है c का वैल्यू, तो ये वाला जो वैल्यू है उनको सामने भेजना पड़ेगा, तो ये कैसा हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स कि c का जो आपका वैल्यू है वो होगा 256 डिवाइडेड बाई 85। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि डिटरमाइन when the following distribution is a probability distribution of discrete variable, तो हमारा आंसर आएगा जब c का वैल्यू हमारा 256/85 होगा, एट दैट टाइम हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाएगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ क्वेश्चन में अनदर क्वेश्चन भी हमें पूछा है कि हमें फाइंड करना है कि x इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, तो अब तो हम लोग क्लियरली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास c का वैल्यू आ चुका है। अब देखो x इज इक्वल टू 2 पुट किया था तब हमें ये वैल्यू मिला था, तो डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू c बाई कितना है तो कि 16। या तो फिर गाइज आपको ये नहीं करना है तो आप सिंपली क्या करो, ये वाला एक फॉर्म पिकअप कर लो, उसमें जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 2 पुट करो और जहाँ पे c है वहाँ पे 256/85 पुट करो, तो भी सेम आंसर आएगा। और ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे 2 के लिए कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो ये डायरेक्टली ले लेते हैं। क्लियर, तो ऐसा फॉर्म मिला c/16। अब हमें क्या करना पड़ेगा, c का वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो हमें मिल चुका है, तो ये हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 85 एंड डिवाइडेड बाई 16। तो ये न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये कैसा हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 16। क्लियर, यहाँ पे से 16 कैंसिल हो सकता है, तो हमारा लास्ट आंसर कितना बचेगा गाइस 16/85। आप इसको डिवाइड करके एक बार चेक कर लेना कि ये 0 और 1 से बिटवीन आता है कि नहीं, तो ऑफकोर्स 16/85 है तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा आपको, जो कि 0 और 1 से बीच में है।